लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले हेडलाइंस। अमेरिका इजराइल के हमलों में अब तक 550 से ज्यादा मौतें। ईरान ने अमेरिका के 3 फाइटर जेट कुवैत में गिराए। मोदी कार्नी की मुलाकात। भारत कनाडा ने खनिज ऊर्जा और संस्कृति पर 3 MOU साइन किए। और मिडिल ईस्ट युद्ध से लुढ़का शेयर बाजार, 10 लाख करोड़ का नुकसान। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई सहित अब तक 550 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हमलों में ईरान की खुफिया एजेंसी के 2 वरिष्ठ अधिकारी सैयद याहिया हमीदी और जलालपुर हुसैन भी मारे गए। नतांज न्यूक्लियर सुविधा पर भी हमला हुआ। खुर्रमाबाद में अमेरिकी हमले में 5 ईरानी सैनिक मारे गए। ईरान ने बदला लेते हुए खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिसमें UAE, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, कुवैत और जॉर्डन शामिल हैं। अबू धाबी में ड्रोन गिरने से मामूली नुकसान हुआ। गजा में लोग डर के मारे बाजारों में राशन जमा कर रहे हैं। कीमतें बढ़ गई हैं। ईरान के विशेषज्ञ अब्बास असलाली ने कहा कि ईरान ने पहले से योजना बनाई थी और अब वो असंयमित तरीके से अमेरिकी संपत्तियों को निशाना बना रहा है, पड़ोसी देशों को नहीं। फ्रांस ने खाड़ी देशों और जॉर्डन की रक्षा के लिए तैयार होने की बात कही। ट्रंप ने कहा कि ऑपरेशन 4 हफ्ते या कम में पूरा हो सकता है और अधिक अमेरिकी हताहत संभव हैं। युद्ध अब लेबनान तक फैल गया है, जहां इजराइल ने हिजबुल्लाह पर हमला किया। स्थिति और बिगड़ सकती है। अमेरिकी सेना के मुताबिक कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम ने गलती से इन विमानों को दुश्मन समझकर निशाना बनाया। अमेरिका ने स्वीकार किया है कि ईरान ने कुवैत में उसके 3 फाइटर जेट्स को गिरा दिया है। हादसे में सभी अमेरिकी पायलट सुरक्षित हैं। दूसरी तरफ ईरान ने साइप्रस में ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के अक्रोटिडी बेस पर ड्रोन हमला किया है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस हमले में बेस को मामूली नुकसान पहुंचा, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमलों में मौत के बाद मध्य पूर्व में संकट और गहरा गया है। ईरान में पूर्व भारतीय राजदूत DP श्रीवास्तव का कहना है कि यह हमला परमाणु मुद्दे से आगे सत्ता परिवर्तन का लक्ष्य रखता है, क्योंकि हमले से ठीक पहले जिनेवा में अप्रत्यक्ष वार्ता में ईरान ने यूरेनियम भंडारण कम करने पर सहमति जताई थी, जिससे ब्रेकआउट खतरा समाप्त हो रहा था। एक जाने माने अखबार में अपने लेख में उन्होंने लिखा कि ईरान ने अंतरिम परिषद गठित की है, जिसमें राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, न्यायाधीश मोहसिन एजेई और गार्जियन काउंसिल के सदस्य शामिल हैं, लेकिन युद्ध जारी रहने से उत्तराधिकार प्रक्रिया जटिल हो गई है। क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी जवाबी हमले बढ़े हैं और पड़ोसी देश होर्मुज जल डमरू मध्य बंद होने की आशंका से चिंतित हैं। श्रीवास्तव ने चाबहार पोर्ट को भारत के लिए महत्वपूर्ण बताया है, लेकिन कहा कि युद्ध विराम और बातचीत ही स्थिरता का रास्ता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि दिल्ली सरकार की कल्याणकारी योजनाएं बहनों और बेटियों को सशक्त बनाएंगी और एक समृद्ध दिल्ली बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में एक सरकारी कार्यक्रम में उन्होंने महिला सशक्तिकरण, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा पर जोर दिया। सावित्रीबाई फुले ने महिला शिक्षा की ज्योति जलाई थी। रानी गाइदिनवी और सरोजिनी नायडू जैसी महिला स्वाधीनता सेनानियों ने भारत माता का गौरव गाथा लहराए। आज महिलाएं हर क्षेत्र में कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रही है। सैनिक के रूप में ये देश की सीमाओं की रक्षा कर रही है। वैज्ञानिक के रूप में प्रयोगशालाओं में शोध कर रही है। खेल प्रतिस्पर्धाओं में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय संबंधों में नई मजबूती का संकेत देते हुए दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की मौजूदगी में भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर और कनाडाई विदेश मंत्री अनीता आनंद ने 3 महत्वपूर्ण MOU के डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज किए, जो खनिज सहयोग, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक सहयोग पर केंद्रित है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को जल्द अंतिम रूप देने का निर्णय किया है। इससे दोनों देशों में निवेश और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को
जल्द ही फाइनलाइज करने का निर्णय लिया है। इससे दोनों देशों में निवेश और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। कनाडा के पेंशन फंड्स ने भारत में $100 बिलियन का निवेश किया है। यह भारत की ग्रोथ स्टोरी में उनके गहरे विश्वास का प्रतीक है। आज हमें दोनों देशों के बिजनेस लीडर से भी मिलेंगे। उनके सुझाव हमारी आर्थिक साझेदारी का रोड मैप। वहीं कनाडा के पीएम कार्नी ने कहा कि पिछले साल कनाडा और भारत की सरकारों के बीच इतना जुड़ाव हुआ है जितना 2 दशकों से ज्यादा समय में नहीं हुआ। ये सिर्फ एक रिश्ते का नवीकरण नहीं है, ये नई महत्वाकांक्षा, फोकस और दूर की सोच के साथ एक मूल्यवान साझेदारी का विस्तार है। तो आश्वस्त देशों के बीच एक साझेदारी जो भविष्य के लिए अपना रास्ता खुद बना रहे हैं। As Prime Minister last June, and as you mentioned, a few weeks later, you made time to come to the G7 summit in Alberta, Canada. 5 months after that, we met in Johannesburg at the G20, and now, today, the first bilateral visit of a Canadian Prime Minister here in 8 years. In the intervening months, our foreign ministers have been busy. They've met 5 times. 4 of my ministers have led delegations here to India, provincial premiers. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के राम स्नेही संप्रदाय से जुड़े करीब 120 श्रद्धालुओं के दुबई में फंसने पर चिंता जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये श्रद्धालु रामप्रसाद महाराज के मार्गदर्शन में रामकथा और सत्संग के लिए 23 फरवरी को दुबई गए थे, जिसमें संत मनोहर दास महाराज और अमृतराम भी शामिल हैं। गहलोत ने कहा कि खाड़ी देश में इजराइल ईरान संघर्ष के कारण अचानक शुरू हुए युद्ध और बढ़ते तनाव से हवाई यात्रा बाधित होने के चलते ये सभी वहां फंस गए हैं। ये समाचार बेहद चिंताजनक है। ऐसे माहौल में इनकी स्थिति समझी जा सकती है। उन्होंने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से आग्रह किया कि इन संतों और श्रद्धालुओं की सकुशल स्वदेश वापसी सुनिश्चित की जाए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज तेलंगाना के विकाराबाद पहुंचे, जहां तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने उनका हैदराबाद हवाई अड्डे पर स्वागत किया और फिर हेलीकॉप्टर से अनंतगिरी हिल्स ले गए। वहां उन्होंने जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों के 10 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन सत्र में हिस्सा लिया। बैठक में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के नए डीसीसी प्रमुखों को सरकार की कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूक करने और पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर जोर दिया गया। राहुल गांधी ने डीसीसी अध्यक्षों को संबोधित किया और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समितियों की संयुक्त बैठक में भी शामिल हुए। भारतीय शेयर बाजार में आज भारी गिरावट दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स 1048 अंक गिरकर 80,239 पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी 313 अंक गिरकर 24,866 पर उतरा, जो पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के कारण हुआ। दिन के दौरान सेंसेक्स 2743 अंक तक गिरा और निफ्टी 533 अंक नीचे आया, लेकिन बाद में थोड़ी रिकवरी हुई। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच संघर्ष से ब्रेंट क्रूड $80 प्रति बैरल तक पहुंच गया, जिससे महंगाई और चालू खाता घाटे की चिंता बढ़ी। एलएनटी, अडानी पोर्ट्स और इंडिगो जैसे शेयरों में 3 से 5% की गिरावट आई, जबकि रक्षा क्षेत्र के स्टॉक जैसे बीईएल में तेजी देखी गई। कुल मिलाकर बाजार में निवेशकों के 10 लाख करोड़ स्वाहा हो गए। कल होली के कारण बाजार बंद रहेगा। इधर पाकिस्तान शेयर बाजार में इतिहास की सबसे बड़ी एक दिवसीय गिरावट दर्ज की गई, जहां केएसई 100 इंडेक्स शुरुआती कारोबार में 15,000 से ज्यादा अंक यानी करीब 9% तक लुढ़क गया। इसके बाद ट्रेडिंग को 1 घंटे के लिए रोकना पड़ा। केएसई 30 इंडेक्स भी 9-10% तक गिरा, जो पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में अब तक की सबसे भयंकर गिरावट है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में कल के निर्णायक मुकाबले में संजू सैमसन की शानदार परफॉर्मेंस पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने जमकर तारीफ की है। सैमसन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ नाबाद 97 रन की पारी खेलकर भारत को सेमीफाइनल में पहुंचाया था। ये मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला गया, जहां भारत ने वेस्टइंडीज को 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब भारत का सामना इंग्लैंड से मुंबई में होगा। गांगुली ने कहा कि वे बहुत अच्छे प्लेयर हैं। टीम को ऐसे प्लेयर्स को लगातार मौका देना चाहिए जो दबाव में भी परफॉर्म
कर सकें। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।